दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। हो देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। हो देखेंगे देख लेना, हो देखेंगे देख लेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग टेस्ट सीरीज 6 का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। डिटेल मतलब समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या है एकदम पूरी तरह से बताएंगे कि क्या कह रहा है। और जो 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन सही होंगे तो 3 क्यों गलत होंगे वो भी रीजन आपको बताएंगे, और चौथा क्यों सही हुआ वो बताएंगे। दोस्त, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जैसा मेरा तरीका है पढ़ाने का उसी तरीके से बेहतरीन और YouTube का सबसे बेहतरीन डिस्कशन अभी कराने वाले हैं। तो एकदम जय हिंद जय भारत तक बने रहें, जय हिंद जय भारत तक बने रहें। देखिएगा, जहन में उतार देंगे दोस्त, और डिस्कशन से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत मतलब समझ रहे हैं ना, एक्चुअल में आप कितना भी पढ़ लीजिए, डिस्कशन अगर नहीं कर पा रहे हैं, बेहतरीन पकड़ नहीं है, तो समझिए आपकी तैयारी 95% नहीं हुई है, नहीं हुई है। इस बार का तो क्वेश्चन भैया चिंतन लेवल वाला रहेगा, वो OMR वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा जो 24 में से 30 में से 24 को बना देते थे। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव अब ना रहेगा भैया, अब नहीं रहेगा। एकदम प्योर चिंतन लेवल स्पष्ट लिख दिया है, सीटेट के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्रिटिकल लेवल थिंकिंग, क्रिटिकल समझ रहे हैं ना, अपने लेवल वाला सीमा वाला रहेगा, वो टॉप लेवल का रहेगा। तो एकदम तैयार रहिएगा दोस्त। तो अच्छे से पढ़िए और डिस्कशन करते हैं। और एक चीज़ और जानकारी आपको देनी है दोस्त कि बहुत सारा कॉल आ रहा है, चूँकि कल से ही फॉर्म संभवतः भराना शुरू हो जाएगा और 16 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू है, 13 जनवरी तक एग्ज़ाम होगी। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका फीस कितना है, तो बता देते हैं, सुनिए। हालांकि ये सब फ़ोन पे अगर पूछते हैं या डायरेक्ट कोचिंग आते हैं तो बेहतर होता है, लेकिन बहुत सारा कॉल आता है तो बता देते हैं। मेरा ऑफलाइन का जो चार्ज है वो 10,000 रुपया है दोस्त। चाहे पेपर 1 पढ़िए, चाहे पेपर 2 पढ़िए, चाहे दोनों पेपर पढ़िए, आर्ट्स हो या साइंस हो। पेपर 1 का सारा पेपर मैं ही पढ़ाता हूँ, सारा मतलब सारा, और इक्वल लेवल का देता हूँ और सबसे बेहतर देता हूँ, सबसे बेहतर। चाहे वो संस्कृत क्यों ना हो भैया, संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमसे पढ़ लीजिएगा ना तो 26-27 नंबर कम से कम संस्कृतों में आएगा, समझ में आ रहा है, संस्कृतों में आएगा। तो पेपर 1 का सारा सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ। पेपर 2 साइंस की जहाँ तक बात रही तो उसमें फिजिक्स मैं ही पढ़ाता हूँ और मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाता हूँ। रह गई बायोलॉजी की और रह गई केमिस्ट्री की बात, उसके लिए दूसरे सर हैं और वो एक्सपर्ट फैकल्टी है भैया, यहाँ पर सब एक्सपर्ट ही रहते हैं। तो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद रह गया सोशल साइंस, तो उसमें जितने पैडागोजी होते हैं, मैं कंप्लीट अगर पैडागोजी की बात करूँ ना, सीटेट के कंप्लीट पैरागोजी की, तो कंप्लीट पैरागोजी 100% मैं ही पढ़ाता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं। कंप्लीट पैरागोजी मैं ही पढ़ाता हूं। और आर्ट्स में पैरागोजी के अलावा जो 45 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 60 में 15 पैरागोजी, तो 45 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं SST के, उसमें वो सर पढ़ाएंगे, दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो और बेहतरीन पढ़ाएंगे दोस्त, अपना क्लास सबसे बेहतरीन है। तब तो 94% रिजल्ट का दावा करते हैं दोस्त। 94% रिजल्ट आया है, एकदम 100% सही है। आपको लग रहा है गलत है तो आइए क्लास में। वो स्टूडेंट भी है अपने क्लास में जो फर्स्ट ईयर में था, आज सेकेंड ईयर में है। देखिएगा, जनरल में क्वालिफाई किया है दोस्त, 90+ मार्क्स कुछ ही दिन में ले आया था, आज भी है वो, समझ में आ रहा। तो इस बार का जो एग्जाम है ना दोस्त, एक्चुअल में स्टूडेंट का नहीं, एक टीचर की काबिलियत का एग्जाम है दोस्त, टीचर की काबिलियत का, क्योंकि संपूर्ण पूछने का क्वेश्चन का तरीका बदल गया है। तो एक टीचर की क्वालिटी का एग्जाम है। तो चलिए, हम तो एक्सेप्ट करते हैं ऐसे चैलेंजिंग को। हम तो चाहते हैं कि हमेशा बदलाव हो, हर बार सीटेट में बदलाव हो, हर बार, समझ रहे हैं, ऐसा मेरा थिंकिंग है कि हर बार बदलाव होना चाहिए, चेंजिंग आना चाहिए, तब तो और मेहनत करेंगे। हमें मेहनत वाला चीज़ अच्छा लगता है। तो एक शिक्षक के लिए दोस्त जानते हैं, एक शिक्षक का एग्जाम है, उनके क्वालिटी का एग्जाम है, उनके मेहनत का एग्जाम है, और वह
एक स्टूडेंट के थ्रू एग्जाम में दिया जाएगा। इस बार वो है, इसीलिए पहले की तरह ना समझिए, रटंत प्रणाली से मुक्त होइए। तो अपना फीस 10,000, कुछ बोलते हैं सर फीस बहुत ज़्यादा, सुनिए बताते दोस्त, फीस ज़्यादा नहीं है। एक्चुअल में 10,000 का 80% 8,000 रुपया रूम रेंट देते हैं दोस्त। जहां आप जिस वातावरण में पढ़ते हैं, जिस छत के नीचे, अपना एस्बेस्टर वाला क्लास नहीं है, खपड़ा वाला क्लास नहीं है, पक्का वाला क्लास है, पक्का वाला लेटरिन बाथरूम। और गर्ल्स के लिए तो इतना सेफ है, इतना सेफ है कि दिन भर बैठे रहिए, बहुत ही ज़्यादा सेफ है, इतना सेफ है। गाड़ी लगाने की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है भैया, समझ में, सब कुछ की सुविधा है। तो 80% तो भैया वहीं चला जाता है। लॉकडाउन के सताए हुए मारे हुए हम लोग हैं दोस्त। फिर भी अभी भी बता रहे हैं, जितने स्टूडेंट हैं उसमें से लगभग 20% को फ्री में पढ़ाता हूँ। आज भी फ्री में पढ़ाता हूँ। अब पिछले बैच को भी फ्री में पढ़ाया था। बहुत स्टूडेंट को जो गरीब होते, एक्चुअल गरीब होते हैं, रियल। आप बोलेगा आपको कैसे पता चलेगा? तो भैया इतना अनुभव है कि आप गरीब हैं कि क्या है, हम पता चल जाता है। बहुत लोग यूट्यूब पे बोलते हैं फ्री में पढ़ाते, वहां तो फ्री वाला चैनल चल रहा है भैया, वहां मिलियन में सब्सक्राइबर है। एक वीडियो बनाने पर उसको 5 लाख 10 लाख रुपया आ रहा है। यहाँ मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है। यहाँ तो केवल इतना बोलते हैं कि 5,000 सब्सक्राइबर पूरा ये, अब पूरा बाल विकास फ्री में पढ़ा देंगे। इतनी काबिलियत तो 5,000 में रखते हैं। और अभी भी क्या है, सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी फ्री में दे रहे हैं ना। आज से दे रहे हैं, पिछले 2-2.5 महीना से फ्री में दे रहे हैं। और जब तक संभव होगा तब तक फ्री में देंगे। और देखिएगा इसी चैनल पर और फैकल्टी को लेकर के आने वाले हैं, बेहतरीन और जबरदस्त फैकल्टी को इसी चैनल पर लेकर के आने वाले हैं, और बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। तो फ्री में देंगे दोस्त, इतना कम में फ्री में दे रहे हैं। ये काबिलियत होनी चाहिए, ये हौसला रखना चाहिए। और अपना 2 मिलियन 3 मिलियन होगा ना, सारा सब्जेक्ट फ्री में पढ़ा देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। एगो समझ में आ रहा है, एगो सब्जेक्ट का 5-5 फैकल्टी रखेंगे, 5-5 फैकल्टी, 10-10 फैकल्टी रख देंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट का बात बता रहे हैं। देखिए जितनी हम में है, जितना अपना आ रहा है, उसी में हम तो सब कुछ देते हैं। हम बांटने का काम करते हैं दोस्त, बांटने का, कि आपका बेहतर कैसे होगा। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि जितना अगर आप मेरे सार्थक सीटेड क्लासेज में ऑफलाइन बैच में पढ़ लीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट सबसे बेहतर ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल फर्श से अर्श पे अगर ना चला जाओ, तो फिर बता रहा हूं दोस्त, ये 17 साल का अनुभव मेरा बेकार हो जाएगा। ये अनुभव बेकार, ये मैं नहीं, मेरा अनुभव, समझ में आ रहा है ना, मेरा ये कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा है, जो हर बार हम प्रूफ कर देते हैं। इसीलिए इस सब के चक्कर में ना पड़े, सीधा आए, मेरे पास आए। और अब आप कोई उपाय नहीं है। और ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा अपने क्लास में ही है। कंप्यूटर पर CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सुविधा फुल्ली सीटेड एग्जाम की तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट अभी सितंबर है, अक्टूबर से शुरू होने वाला है दोस्त। अक्टूबर से ही क्लासरूम में ही कंप्यूटर ढेर सारा लगा रहेगा, वही सीखिए, आपको सब सिखा देंगे। यहाँ कंप्लीट पैकेज देते हैं दोस्त, सब कुछ की सुविधा देते हैं। और पढ़ाई तो नंबर 1 देते हैं, रिजल्ट तो उससे भी खतरनाक देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं दोस्त। आपके पीछे 4 से 5 घंटा एक बैच पर समय देते हैं। है ऐसा कोई बैच? दरभंगा का मैं इकलौता टीचर हूं, दरभंगा का इकलौता सार्थक सीटेड क्लासेज है जो 2.5 घंटा कम से कम क्लास देती है सीटेड की, शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि आखिरी में नहीं, शुरू से ही। जब बैच स्टार्ट करते हैं, प्रथम क्लास ही मेरा 2.5 घंटे का होता है, और 3-3 पौने 3-3 घंटा पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर 2 से 2.5 घंटा आपके डॉट के लिए बैठे रहते हैं। मतलब एक बैच में कम से कम 5 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा तो मिनिमम देते हैं दोस्त। ये आपके लिए देते हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। अगर मैं भी चाहूँ तो 6-6 बैच पढ़ा सकता हूँ 1.5 घंटे की, लेकिन मुझे पता है 6 से बच्चों को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे 100-150 रिजल्ट होगा, 200 रिजल्ट बहुत हो गया। लेकिन अगर मैं इस तरह से 500 बच्चे को पढ़ाऊंगा तो 480, 470 से कम रिजल्ट नहीं लाऊंगा। तो मेरा वो लक्ष्य है, समझ में आ रहा है ना। एक बेहतर समय, हम एक लंबे समय के लिए खेलना चाहते हैं दोस्त। ये जो प्लेइंग कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, एक लंबे समय के लिए बेहतरीन क्वालिटी देंगे, तब लंबे समय तक टिकेंगे। रखते हैं काबिलियत और पढ़ाते हैं तब बोलते हैं दोस्त। आप अगर ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा दोस्त, है कि नहीं पता? अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट कितना समय देते हैं, बताइए आप लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट देते हैं कि नहीं देते हैं समय? आपको क्या, आप सार्थक सीटेड क्लास छोड़ करके कोई अन्य क्लास आप पसंद करना चाहेंगे? आपके सोच में भी नहीं आएगा अगर एक सप्ताह मेरा क्लास कर लीजिए, क्योंकि बूस्टअप कर देते हैं, लेवले बूस्टअप कर देते हैं, काबिलियत रखते हैं, तब इस खुले मन से बोलते हैं दोस्त। तो आइए, अपना क्लास चल रहा है ऑफलाइन क्लासेज। पहला क्लास 7:30 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे सुबह तक, कम से कम 2.5 घंटे की क्लास। दूसरी क्लास जो है 3:30 शाम में, मतलब PM
से 6 PM में, शाम के 3:30 से 6 बजे तक दूसरी क्लास। और ये बिल्कुल नई क्लास है, अभी बहुत कम ही क्लास हुआ, पहला चैप्टर का बहुत कम ही टॉपिक हुआ है। समझ में आ रहा है ना। अगर चाहते हैं इस बार सरकारी मास्टर 2022 में बने तो सार्थक सीटेड क्लासेज में दोस्त ये 100% संभव है। समझ में आ रहा है ना। अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा तब आप मुझे बताना, बस आप रेगुलर क्लास कीजिए। यहाँ चलते फिरते रिजल्ट होता है, 90 95 तो ऐसे गीत गाता चल वो साथी मुस्कुराता चल, यहाँ वो रिजल्ट में है 130 100। हम तो तलाश में हैं, हम इस जुगाड़ में हैं, इस टारगेट में है कि हम सीटेट का टॉपर बनाएंगे अपने सार्थक सीटेट क्लासेस से। हम इस जुगाड़ में हैं सीटेट टॉपर बनाने के चक्कर में। और देखिएगा ये इतिहास आज न कल हम रचेंगे, मिलेगा वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा जब हम यहीं से रचेंगे इतिहास दोस्त। वो काबिलियत रखते हैं और तब इस खुले मन से बोलते हैं दोस्त, तब बोलते हैं। तो चलिए ये थी सूचना, थोड़ा लंबा हो जाता है, क्या करें, एक्चुअल होता है, बताना पड़ता है। अपने पास तो वो नहीं है एडवर्टाइज करने के लिए कि आपके यूट्यूब चैनल पर दे दो, हमें खुद ही बोलना पड़ता है दोस्त, खुद ही बोलना पड़ता है। और मैं जो बोलता हूँ वो हकीकत है, जो हुआ रहता है वही बोलता हूँ दोस्त, वही बोलता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन। आप कोई रिजल्ट के लिए तैयार, रिजल्ट जल्दी बताइए बताइए, अरे रिजल्ट तो होगा, पहले डिस्कशन देख लीजिए। नहीं जहान में उतार देंगे ना, इस यूट्यूब का सबसे बेहतरीन डिस्कशन अगर नहीं होगा ना तो कहना दोस्त डिसलाइक मार करके चले जाना। नहीं अगर अच्छा से बताएंगे तो, अगर नहीं अच्छा से बताएंगे बोले डिसलाइक कर दीजिएगा, समझ रहे, अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा अगर अच्छा नहीं लगा हो तो। ईमानदारी से कीजिएगा, लेकिन तो तब बोल रहे हैं जहान में उतार देंगे। बस बने रहिए और शुरू करते हैं डिस्कशन। देखिए दोस्त आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, ठीक ना, हम यहीं से रहते हैं, आप दिख रहे होंगे। तो चलिए आप उधर देखिए, अपने मोबाइल में देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बाल विकास का क्वेश्चन है कि जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाले सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उनका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, कहलाता है। तो पहले क्वेश्चन समझे ना, तब ना ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एगो बउआ है मुकेशबा। अरे सुनिए सुनिए भैया, एगो मुकेशबा है बउआ, समझ ना। वो इस तरह से सीखता है, कोई भी चीज को वो इस तरह से सीखता है, उसके मूल चीज को, उसके थीम को, उसके रहस्य को, उसके सार तत्व को, उसके अंदर की गहराई को वो इस तरह से सीखता है कि इस तरह से सीखता है एक नियम समझकर, एक रूल रेगुलेशन की तरह समझता है, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से समझता है। नियम का मतलब एक तरीके से सीखता है, जैसे चाहिए उसी वे में सीखता है। लेकिन कैसे, समझ करके भी सीखता है। आप उसका जो है ना संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है कि पहले हमने सीखा है उसका यूज करता है इसमें। तो कहने का मतलब हुआ कि वह क्या कहलाएगा। तो सुनिए बताते हैं। पहला ऑप्शन है रटकर सीखना। यहाँ पे रटने वाली बात है, रटा हुआ है, स्पष्ट लिखा है दोस्त, स्पष्ट लिखा है कि समझकर, सार तत्व को समझता है, उसके मूल को समझ में आ रहा है, उसके रूट्स को जानता है, मीनिंग को जानता है, मीनिंगफुल बातें हो रही है। रटना यहाँ पे है ही नहीं। और किसी भी ऑप्शन में अगर रटंत प्रणाली हो तो अवश्य बाहर कर दे, क्योंकि एनसीएफ स्पष्ट और खुले शब्दों में बोलती है कि रटंत प्रणाली से शिक्षा मुक्त हो। और अब की बार जो सीटेट 2021 का होने वाला है 16 दिसंबर से, वो रटंत प्रणाली से मुक्त रहेगा। अतः रटकर सीखना पहला जो है निहायत गलत ऑप्शन है दोस्त, निहायत गलत ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं दूसरा, अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब होता है रिसर्च करना, खोज करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बच्चा का नजरिया होना, इस तरह का होना। तो बताइए अन्वेषण, बच्चा रिसर्च कर रहा है, खोज रहा है, अब पूर्व ज्ञान का सहारा हो रहा है। तो पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के अन्वेषण किया जा सकता है दोस्त, अन्वेषण किया जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन बी जो है सही लगा, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि यही 100% आंसर होगा। थोड़ा सा सही लगा, डॉट में रखते हैं, तीसरा चौथा पढ़ेंगे। अगर तीसरा चौथा अच्छा नहीं रहा तो पक्का यही वाला ले लेंगे, लेकिन अभी डॉट में रखते हैं दूसरा को, तीसरा पढ़ते हैं। सुनिए, अभिग्रहण करना, सीखना, समझ बार उससे सीख रहा है, तो सीखना कोई गलत बात थोड़ी है, सीखना एकदम सही बात है, तो ये भी डॉट में रखते हैं। चौथा, अर्थपूर्ण सीखना, मतलब क्या हुआ, मीनिंगफुल, अर्थफुल, समझ में आ रहा है, सार्थक
सीखना, इसी को बोलते हैं सार्थक सीखना। तो भैया सुनिए, अब सुनिए बताते हैं। अगर आप सार्थक अधिगम कीजिएगा, अगर आप अर्थपूर्ण अधिगम कीजिएगा तो अन्वेषण बेहतर कर पाइएगा। और यहाँ पे अन्वेषण कौन कर रहा है भैया? अरे 1 to 5 का बच्चा है या 6 to 8 का बच्चा है, यही ना बच्चा है। 1 to 5 का क्वेश्चन हो सकता है या 6 to 8 का क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन पीजी का थोड़ी होगा, IIT का क्वेश्चन थोड़ी होगा। 1 to 5 या 6 to 8 का बच्चा होगा। तो वह बच्चा पहले मीनिंग सीखता है, मतलब चीजों को जानता है, कॉन्सेप्ट को जानता है। बेहतरीन तरीके से अगर जान गया, समझ में आ रहा है ना, तबे जाकर के क्या होगा, एक पूर्व कहने का तो समझिए, अर्थपूर्ण ढंग से सीखेगा तबे ये सब होगा। समझ में आ रहा है? समझकर, बेहतरीन तरीके से समझकर, पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर इसमें घुसा रहा है, ये तबे होगा ना जब मीनिंगफुल सीखा होगा, अर्थपूर्ण सीखा होगा। अतः अन्वेषण से भी बेस्ट आंसर क्या होगा? अर्थपूर्ण, क्योंकि अर्थपूर्ण अगर आप सीखिएगा तबे अन्वेषण बेहतर कर पाइएगा। तो यहाँ पे अर्थपूर्ण कॉज है और अन्वेषण इफेक्ट है। समझ में आ रहा है? इफेक्ट है तो कॉज आंसर होगा। तो पहला का बेहतरीन आंसर ऑप्शन डी होगा, और अर्थपूर्ण सीखना। चलिए समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आपको दिख रहा होगा, एकदम देखते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? पूर्व माध्यमिक में तो क्या हुआ भैया? वो स्कूल 1 to 5 वाला स्कूल, वही होता है पूर्व माध्यमिक। तो वो जो स्कूल है उनमें बच्चा है, वो कौन सी क्रिया है? कार्यात्मक क्रिया है। बच्चा जो कर रहा है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता करना है कि कौन सी क्रिया कार्यात्मक है, मतलब बच्चा कार्य कर रहा है, मतलब मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, गत्यात्मक बात हो रही है, समझ, मूवमेंट की बात हो रही है, जहां पर बच्चा कर रहा है, हाथों से कर रहा है, कुछ से कर रहा है, क्रिया कर रहा है। क्रियात्मक लिखा है ना, क्रियात्मक मतलब तो क्रिया करना है, इसी को बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। समझ में? तो मोटर डेवलपमेंट वाला ऑप्शन खोजना है। पहला है अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। हाँ भैया 1 to 5 वाला बच्चा है, अपने साथ के आयु के बच्चे के साथ घुल मिल जाएगा, एकदम सही बात है, घुल मिल जाएगा। लेकिन इस बात की गारंटी ये क्वेश्चन दे रहा है कि घुलने मिलने का मतलब होता है क्रिया करना। हो सकता है क्रिया करेगा, हम ये भी नहीं बोलते नहीं करेगा, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि हम एक दोस्त से दूसरा दोस्त बनाए तो बातचीत अच्छा करेंगे? हो सकता है क्रिया उसके साथ न करें, कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बेहतरीन नहीं लगा, लेकिन ठीक ठाक है। अतः पहला को डॉट में रख दिए। दूसरा, मिट्टी के खिलौने के 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। भैया मिट्टी का एगो खिलौना है, उसको तोड़ दिया, अब जोड़ने की भी क्षमता है, एबिलिटी है जोड़ने की। तो भैया यहाँ पर किससे काम हो रहा है? हाथे से ना। मिट्टी के खिलौना बोला मुकस्बा मुंह से जोड़ देता है, और ये कौन सा मुकस्बा है रे? मुंह से नहीं, हाथों से ही जोड़ेगा। तो हाथ से जोड़ना क्या हुआ भैया? कार्यात्मक क्रिया हुआ ना, काम करना हुआ ना। तो पहले के कंपेयर में दूसरा बहुत बेहतरीन है, अतः पहला गलत होगा, दूसरा ठीक है। डॉट में रखते हैं, तीसरा पढ़ते हैं। 10 तक के पहाड़ों को मुंह जबानी याद कर लेना। क्यों? 20 तक का क्यों नहीं करेगा? अब 25 तक का क्यों नहीं करेगा? निहायत सही आंसर नहीं है, बेकार। इस तरह का आंसर बेकार है, रटंत प्रणाली की ओर जा रहा है ना। रट लेना, याद कर लेना, रटंत प्रणाली है तो रटंत प्रणाली वाला आंसर तो सीटेट के कोनो क्वेश्चन में नहीं होगा भैया, नहीं होगा, अतः इसे बाहर करें। बात करते हैं चौथा नंबर डी में, माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन करना। किताबों का अध्ययन करना मतलब किताब की ओर केंद्रित हो रहा है, रटंत प्रणाली की ओर, मतलब केवल किताबी ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान हमेशा बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, किताबी ज्ञान जो है उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? नहीं, किताब की ओर केंद्र किया गया, सेंटर्ड बुक को माना गया है। अतः चौथा जो है डी जो है निहायत गलत है। तो बच कौन गया? दू का सबसे बेहतरीन और जबरदस्त आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, यह सबसे बेस्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है डॉट 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 मतलब खाली स्थान, आपको दिख रहा होगा। डॉट 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 से ग्रसित बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। अर्थात वैसा बालक जिसको गणित में दिक्कत होता है, मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत होता है, मैथमेटिक्स कंसेप्ट को नहीं जान पाता है, तो वह किस दोष से ग्रसित बालक कहलाएगा? किस दोष मतलब समस्या से ग्रसित कहलाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं रटंत प्रणाली वाला क्वेश्चन। एकदम समझ, मतलब रटंत प्रणाली मतलब वह कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट पता है तो डायरेक्ट आंसर लगाइए, नहीं तो यहाँ पर चिंतन लेवल की बातें नहीं होगी। तो गणित की बात हो रही है, तो गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन, कुलिया कैलकुलेशन। यार समझ में क्या बोले? तो कुलिया वाला आंसर लगाना है, कुलिया वाला, कैलकुलिया, समझ आ रहा है? कैलकुलिया वाला। तो किसमें है? पहला ऑप्शन अफेजिया,
और समझिए अफेजिया क्या होता है, मौखिक रूप से विकार हो, मुंह से संबंधित बोलने समय इसमें दिक्कत होगा तो उसको बोलेंगे अफेजिया। तो यहाँ मुंह वाला हो रहा है, नहीं गणित वाला हो रहा है, अतः ए वाला नहीं आंसर होगा। बी वाला डिस्कैलकुलिया है ना, कुलिया लगा हुआ, डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणना करना, पक्का वही आंसर होगा। तो दू इसका आंसर एकदम लॉक लगा देंगे, दू होगा। सीओ पढ़ लेते हैं क्योंकि हम तो चारों बताते हैं। सुनिए सी है डिस्ग्राफिया। ग्राफ किससे बनाते हैं, तो हाथे से बनाते हैं ना, हम तो मुंह से बना लेते हैं। अरे हाथ से ग्राफ बनाया, टू करके हाथ समझ में आ रहा है, मतलब लेखन संबंधित अगर समस्या होगा, दोष होगी तो डिस्ग्राफिया बोलेंगे। ये टेक्निक बता रहे हैं याद करने का, ग्राफ हाथ से बनाना मतलब लिखने वाला प्रॉब्लम होगा, डिस्ग्राफिया, इसी को गतिक कौशल बोलते हैं। सुनिए अगला डिसलेक्सिया। तारे जमे पे मूवी देखे हैं, वो जो छोड़वा रहता है बकलेलवा, उसको क्या अक्षर चलते फिरते दिखाई देता है, पढ़ नहीं पाता। तो पढ़ने में जिसको दिक्कत होगा भैया, पढ़ने में जिसको दिक्कत होगा, पठन विकार होगा, उसी को बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे पढ़ने की बात नहीं है, गणित से संबंधित एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की गणित होगा तो डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बी डिस्कैलकुलिया। चलिए बात करते हैं अब किस क्वेश्चन की, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, दिख रहा होगा बोर्ड पे देखिए, अधिगम मतलब सीखना, करके सीखना, जहां बच्चा खुद कर रहा है वही अधिगम होगा। अधिगम निर्योग्यता मतलब एबिलिटी नहीं है सीखने की, मतलब अच्छे से सीख नहीं पा रहा है, बच्चा सीख नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है ना, वाले बच्चे कैसे होते। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे भैया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला है कुछ भी नहीं सीखते। भैया ऐसा कोई बालक नहीं है जो कुछ नहीं सीखता है, समझ में आ रहा है ना, कुछ ना कुछ सीखेगा। नहीं सीखा तो खाना कैसे खाता है बच्चा, खाना कैसे खाता है, समझ में आ रहा है, रोता है तो ये ऐसे ऐसे क्यों करता है, बिना सीखे हुए करता है, बिना सीखे हुए, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, पेशाब करता है कि नहीं करता है, कैसे करना नहीं करना, पेशाब कैसे करता है, सो जाता है तब ऐसे करता है लड़का कि नहीं ना, मुंह में आके गिरेगा। तो ये सब सीखा है ना कुछ सीखता है बच्चा, कोई कम सीखता है, कोई बहुत कम सीखता है, कोई बहुत ज़्यादा सीखता है। ये बोल रहा है कि अधिगम निर्योग्यता मतलब जो बच्चा नहीं सीखेगा वो कुछ भी नहीं सीखते, बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। तो पहला आंसर किसी भी केस में सही नहीं है, निहायत गलत है। बाहर करें दोस्त, बाहर करें। अगला देखिए बी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। हाँ, लर्निंग के कुछ फेज से, कुछ पार्ट में दिक्कत होता होगा, सब कुछ नहीं, चूंकि तबे ना अधिगम निर्योग्यता हुआ। सीखने में कठिनाई होना, प्रॉब्लम्स इन लर्निंग हो रहा है, सीखने में कठिनाई हो रही है, तो सभी पक्षों में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे शून्य सीखते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो कुछ पक्षों में दिक्कत होता होगा, तो कुछ पक्षों में किसी का गणित में वो पार्ट अच्छा नहीं होगा, किसी का बाल विकास अच्छा नहीं होगा, किसी की हिंदी अच्छी नहीं होगी, किसी का संस्कृत अच्छा नहीं होगा। पांचों पेपर में सब कुछ गायब थोड़ी हो जाएगा। तो कहने का मतलब दूसरा जो है एकदम सही बात है, एकदम सही बात, डॉट में रखिए, पेडागोजी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि चिंतन लेवल की बात हो रही है। तो 2 सही है, डॉट में रखिए, तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, तब वापस 2 पे आएंगे। तीसरा, बहुत सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। अधिगम निर्योग्यता, जो बच्चा सीख नहीं पाता है ना, वो एक्टिव नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है, वो एक्टिव नहीं रहेगा, ये उतना बेस्ट नहीं है। आगे पढ़ते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बुद्धि लब्धि कम होती है तबे निर्योग होगा, समझ में आ रहा है। यह बातें भी कुछ हद तक सही है, 100% सही नहीं है, 100% सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती दिखाना, तो उससे अच्छा हमको जब दूसरा मिल गया, बी मिल गया, तो क्यों इस पर माथापच्ची करेंगे, यह गलत है। चौथा, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत बुद्धिमान, मेच्योर और परिपक्व हो जाएगा, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट इतना बेहतर होगा, तो निर्योग थोड़ी होगा, अधिगम निर्योग थोड़ी होगा। सरासर निहायत गलत है दोस्त, अरे निहायत गलत है। डी भी नहीं होगा तो बच कौन गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे बेहतरीन आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, यही सही आंसर है, बाकी सब गलत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वह अवस्था, सब बोर्ड पे आप देखते रहिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है सीटेट में, कई बार रिपीट हो चुका है। सुनिए, एक बच्चा है, एक मुकेशवा है, जो तार्किक रूप से सोचता है, मतलब चिंतन जो करता है वो उसमें तर्क लगा देता है, और चिंतन में तर्क घुसाइएगा तो समस्या का समाधान बेहतर होगा, एकदम जबरदस्त होगा। अगर अनुभवी होंगे तब तो सुपर से भी ऊपर होगा। तो चलिए, तो वही मुकेशवा चिंतन कर रहा है, तार्किक चिंतन, समस्या
चिंतन में तर्क लगाना तार्किक चिंतन कहलाता है। उस तरह से कह रहा है, वस्तु और घटनाओं के बारे में सोचता है कि ये क्या है, क्यों, कैसे है, क्या होगा, इसके बाद की कहानी क्या होगी, चाहे किसी भी विषय में सोच रहा है तो बोलता है कि वह अवस्था वाला बच्चा कौन उम्र का होगा। तो पहला है, ये क्वेश्चन है पियाजे से रिलेटेड, जिन पियाजे से रिलेटेड है, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसेसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है। कितने वर्षों की होती है? जन्म से 2 वर्ष की। जन्म से 2 वर्ष बच्चा सोचता है, तार्किक चिंतन करता, कर ही नहीं पाएगा। अतः ए वाला ऑप्शन निहायत गलत है, बाहर करें। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, फॉर्मल स्टेज की बात हो रही है, फॉर्मल स्टेज की। इसका उम्र क्या होता है? 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर। तो भैया 11 वर्ष से जब बच्चा ऊपर होगा ना, 11 वर्ष से बच्चा ऊपर होगा ना, तो कहने का मतलब तार्किक चिंतन तो 100% करेगा। उसके बाद ना अमूर्त चिंतन भी करेगा, अमूर्त चिंतन भी करेगा। तो ये जो बी है ये ठीक ठाक है, आंसर नहीं हम लगा रहे हैं, ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें मूर्त चिंतन हो रहा है, अमूर्त चिंतन भी होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ इस एज में नहीं होता है दोस्त, प्रारंभ पूछ दिया इस एज में नहीं होगा। तो तार्किक चिंतन कहीं पर भी क्वेश्चन में पूछ दे, अमूर्त तार्किक नहीं, केवल तार्किक चिंतन, तो पक्का मूर्त वाला आंसर लगा दे दोस्त, मूर्त वाला आंसर लगा दे, 7 से 11 वर्ष वाला। सी पढ़ते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्षों की होती है। अब उतना डिटेल में कहां जा पाएंगे। पूर्व संक्रियात्मक, बच्चा क्रिया नहीं कर रहा है भैया, ऑपरेशनल स्टेज से पहले का है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, वहां पर तार्किक चिंतन नहीं करता है बच्चा, तार्किक चिंतन नहीं करता है बच्चा, तो झूठो नहीं बोलता, पलटवारी का गुणों नहीं आया रहता है इस उम्र में। अतः सी नहीं होगा इसका आंसर। ये प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला है, थिंकिंग लेवल वाला नहीं है। आता रहेगा तो टिक लगाइए, नहीं तो गलत होगा। चौथा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं मूर्त। समझ में आ रहा है? मूर्त मतलब क्या होता है जानते हैं? ठोस संक्रिया की अवस्था बोलते हैं। जब वस्तु सामने हो तब किसी को बताएगा बच्चा तो ज्यादा समझ में आएगा, सम्मुख रखी हुई वस्तु के बारे में बच्चा ज्यादा जानेगा। अतः मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो अवस्था होती है जो ये होती है कितने वर्ष की जानते हैं? 7 वर्षों से लेकर के 11 वर्षों की होती है। समझ में आ रहा है? 11 वर्षों की होती है। इसी को बोलते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक इनफॉर्मल की बातें होती है। तो यहां पर बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और चिंतन तर्क संगत और क्रमबद्ध भी हो जाता है। तो कभी भी चिंतन वाला क्वेश्चन पूछे कि बच्चा तार्किक चिंतन करता है तो पक्का मूर्त वाला लगाएं, लेकिन अगर पूछ दे अमूर्त चिंतन करता है तो अमूर्त वाला आंसर होगा, 11 वर्ष से ऊपर वाला। या पूछे परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन कर रहा है तो भी होगा क्या? औपचारिक, मतलब क्या हुआ? अमूर्त चिंतन होगा। अतः क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे बेहतरीन क्या, एक इकलौता आंसर होगा, कॉन्सेप्ट वाला है, क्या होगा? किधर गया? चौथा होगा, डी होगा, डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि किशोर के अंदर, किशोर मतलब होता है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का मुख्य सेवा, मूछे निकल गया है, जवानी आ चुका है। सुनिए, किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध है। क्वेश्चन समझिए, किशोर जब किशोरावस्था में होता है तो सामाजिकता अपनी चरम सीमा को छूता है, अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। उस समय बच्चा लीडरशिप का काम करता है, समाज में नेतृत्व भी करेगा, अपने ग्रुप वाले को, बड़का बड़का के साथ नहीं, अपने ग्रुप वाले का हीरो बने रहेगा, उसका मेन मुखिया रहेगा। ये गुण पाया जाता है। उसका संबंध किससे है? पहला है अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता से। अलग अलग लिंग वाला दोस्त रहेगा ना, उससे मित्रता करेंगे तभी होगा। नहीं दोस्त, नहीं, मित्रता करने से सामाजिक नेतृत्व लीडरशिप नहीं आता है दोस्त, नहीं आता है। यह आता है परिपक्व होने से, मैच्योर होने से। लीडरशिप कौन रहता है? जो दूसरों के सामान उठाने में मदद करता है, ग्रुप के सबसे पीछे चलता है, सबको आगे लेकर के चलता है, ये सब लीडरशिप का गुण होता है। तो ये कब होगा? जब बुद्धि परिपक्व होगा तब ना। दूसरा, मानसिक शक्तियों से, एकदम सही है दोस्त, एकदम सही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ रहेगा, मानसिक शक्ति, समझ में आ रहा है? ये हुआ रहेगा तबे होगा। तो दूसरा एकदम परफेक्ट है। सी पढ़ते हैं, सी, स्कूल की उपलब्धियों से, स्कूल में प्राइज मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तब समाज में नेतृत्व करिएगा। स्कूल के प्राइज से समाज का क्या लेना देना है? कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, निहायत वो तो बहुत बेकार है, हटाइए, बाहर कीजिए। शारीरिक गठन से शरीर मजबूत होगा, जिम करेंगे, 6 पैक की जगह 8 पैक बना लेंगे, पता नहीं और क्या क्या पैक होता है, मुझे तो नहीं पता है, वो ई वाला पैक पता है, समझ आ रहा है? तो शारीरिक गठन से थोड़ी होगा, शारीरिक संगठन से, कि शरीर मतलब सभी लोग अपने देह से मदद कीजिए, मजबूती बनाइए, उसी से होता थोड़ी। हाँ ठीक है, लेकिन इसी से सब कुछ तो नहीं होगा। तो सब कुछ किससे होगा? सब कुछ दिमाग से होता है दोस्त, सब कुछ दिमाग से। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे बेहतरीन आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी, मानसिक शक्तियों से। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या था? बाल विकास का। अब क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स का दोस्त, मैथमेटिक्स का।
देखिए मैथ का क्वेश्चन देखिए, इधर आप क्वेश्चन देखिए, आप हमको मत देखिए, हम बाहर हो जाएंगे। कोई छठ क्वेश्चन नंबर 7 है, इधर ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। देखिए, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी यदि पिता की वर्तमान आयु x है। इधर देखिए क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान आयु की, हम थोड़ा शॉर्टकट में, उतना बड़ा नहीं लिखे, माना कि पिता की उम्र x जो कि दिया हुआ, उस सब नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। देखिए, पिता की उम्र अगर x वर्ष है तो बताइए पुत्र की उम्र कितना होगा, वो उतना नहीं लिखते तो शॉर्टकट में, पुत्र की एज कितना होगा, तो पिता अपने पुत्र से 4 गुना है, तो इसका मतलब हुआ बेटा उसका 4 गुना कम है। तो पिता की उम्र अगर x है तो पुत्र का उम्र कितना होगा, x/4 होगा ना। समझ में आ रहा है। अगर मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास 1 का चौथा रुपया है, तो आपके पास 4 आना है ना, 25 पैसा है ना, तो 1 रुपया बटा 4। तो पिता की उम्र अगर x है तो उससे 4 गुना पिता अधिक है, तो ये 4 गुना कम होगा ना, 4 गुना कम होगा तो x/4 हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं रहने दीजिए, सही है, जाने दीजिए क्या तरीका तो मेरे पास बहुत है दोस्त, इस और भी तरीका है। चलिए आगे बात करते हैं। 5 वर्ष बाद, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, किसके, पुत्र की। तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र बैठी रहेगी, पिता भी 5 वर्ष आगे चलेंगे ना, उम्र उसका ज्यादा होगा ना, पुत्र का भी 5 वर्ष अधिक होगा ना, तो पुत्र का पूछ रहा है। इधर देखिए 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो अभी कितना है पुत्र का उम्र, तो अभी तो भैया x/4 है, तो x/4 होगा, और अभी की उम्र में 5 साल जोड़ देंगे तबे ना आगे जाएंगे, तबे ना आगे। तो लो मैंने जोड़ दिया, 5 साल और जोड़ दिया, तो ये कितना हुआ, पुत्र का उम्र हो गया, पुत्र का उम्र हो गया। अब पूछा क्या है, पुत्रे का उम्र निकालो 5 साल बाद, तो भैया कौन है, पहला ऑप्शन ए है, x/4 + 5, x/4 + 5। अरे भैया जानते हैं यही आंसर जो है ना, आंसर नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का परफेक्ट आंसर है दोस्त, परफेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोर्ड पे दिख रहा है, उधर देखिए, एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, यदि अंश में 11 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दे तो भिन्न का मान 7/3 हो जाता है, तो वह भिन्न होगा। सुनिए, वो तो इंग्लिश वाला बोलते, सुनिए, भिन्न मतलब समझिए क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन p/q। वहां पर न्यूमरेटर है, अंश मतलब न्यूमरेटर होता है, हर मतलब डिनोमिनेटर होता है। तो समझिए, अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। अब बनाइए इंग्लिश वाला। तो क्या बोल रहा है, एक भिन्न है, तो भिन्न मतलब क्या होता है समझिए। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, 8 नंबर है। भिन्न की बात करते हैं तो मान लेते हैं, माना कि वह भिन्न क्या है, x/y है, वह फ्रैक्शन क्या है, x/y है, जहां पर x क्या है, अंश है, अंश न्यूमरेटर, और हर क्या है, y है, y समझिए डिनोमिनेटर, जहां पर y 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा, एकदम नहीं है, तबे बात करते हैं। अब आगे सुनिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि हर जो है अंश से 4 अधिक है, हर डिनोमिनेटर इज क्या है, वो बड़ा है, हर से कितना, अंश से 4 अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है, हर, तो हर मतलब y जो है वो अंश से 4 अधिक है। लो माना कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया क्या बोला है, हर जो है अंश से 4 अधिक है, तो अंश में 4 जोड़ेंगे, अधिक हो गया। आगे बात करते हैं, अगला है, यदि अंश में 11 जोड़ दें, देखो अंश x है, इसमें 11 जोड़ दिए, लो जोड़ दिए, अंश में 11 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें, हर से 1 घटा दें, तो भिन्न का मान 7/3 होता है। अरे भैया ये वाला जो भिन्न है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 7/3 हो जाता है। तो बोलता है भिन्न निकालो, मतलब x/y का मान निकालो, इसका मतलब x और y यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे निकालते, ही तो बउआ वाला हो गया। सुनिए कैसे निकालते, इधर ध्यान दीजिए। कोना कोनी गुना होता है, गुना का मतलब ऐसे और ऐसे होता है, इसका मतलब 7 को y से गुना करेंगे तो 7y, 7 को -1 से गुना करेंगे -7, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 होता है, 11×3 33 होता है दोस्त, 33 होता है। इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया 7y, मतलब xy वाले को एक तरफ रखिए, बिना xy वाले को एक तरफ रखिए, तो 7y, 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3x। ये आपको समझ में आ रहा है, समझिए। इधर पहले से क्या है, पहले से 33 है, और 7 क्या है, माइनस में है, तो दूसरे साइड लेके जाएंगे, साइड बदलेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, अभी माइनस है तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब देखिए 7y में से 3x नहीं घट सकता है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। तो सुनिए, 7 की जगह 7 लिख दिए,
समझिए। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में कितना है x प्लस 4, मतलब जहां y दिखे वहां x प्लस 4 लिख दीजिए, कोई गुनाह नहीं कीजिएगा। तो इस y के जगह लिख दिए x प्लस 4, आगे क्या है -3x, जो है आगे 33 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 40 होगा। अब देखिए ये कितना हो रहा है 7 गुने x 7x, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब -3x बराबर 40 होगा, अरे होगा ना दोस्त, कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणित का कैलकुलेशन। यहाँ समझिए समझिए, इधर समझिए, 7x में से 3x चला गया 4x होगा, बराबर 40 इधर है, 28 प्लस है उस साइड जाएगा तो -28 हो जाएगा। तो समझिए कितना होगा, 40 में से 28 जाएगा तो कितना होगा, पक्का 12 होगा दोस्त, पक्का 12 होगा। तो यहाँ मतलब क्या हुआ 4 तिया 12, मतलब x की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू मिल गई 3, x की वैल्यू मिल गई 3। अब x का वैल्यू पुट करके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का वैल्यू को उठा करके पटक दीजिए समीकरण 1 में, तो x बराबर 3। इस इक्वेशन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितना लिख रहे हैं, x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो देखिए y बराबर कितना हो, तो y की जगह y लिखा, x की जगह क्या लिखा 3 लिखा, जो यहाँ निकाला था वही 3 लिखा है, प्लस 4, तो y बराबर कितना हुआ दोस्त, y बराबर कितना हुआ, तो y बराबर 3 और 4 7 हो गया। तो हमें क्या निकालना था दोस्त, हमें भिन्न निकालना था, मतलब x बट्टा y। तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3, अब बट्टा y का वैल्यू कितना है 7 अभी निकला है, अरे यहाँ x क्यों दे दिए दोस्त, यहाँ पे 3 दीजिए, और y का वैल्यू कितना है 7, मतलब 3/7 आंसर होगा दोस्त, 3/7। तो 3/7 कौन ऑप्शन में है, 3/7 है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होगा, डी एकदम परफेक्ट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है, आप बोर्ड पे देखते चलिए कि एक छिपकली एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ती है, प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ती है तथा 2 मीटर नीचे खिसक जाती है, तो वह कितने दिनों में खंबे पर चढ़ जाएगी। मतलब समझिए, इधर समझिए, इधर समझिए, ये जो है ना, ये एगो खंबा है, मान लीजिए ये क्या है, खंबा है, कितने मीटर का है, माना कि 20 मीटर का, 20 एक दिन में कितना चढ़ती है, 5 मीटर चढ़ती है या 3 मीटर फिसल जाती है, अर्थात एक दिन में 3 मीटर चढ़ेगी। तो हम मान लेते हैं 3-3 मीटर का, ये जो है माना कि कितना है, ये है 3 मीटर, कोई दिख रहा है ना 3 मीटर, फिर अगला दिन कितना चढ़ेगा 6 मीटर, अगला दिन कितना चढ़ेगा 9 मीटर, 3 चढ़ेगा ना, 3 6 9, फिर ये कितना होगा 12 मीटर, मीटर है कि फिट है, मीटर है, 12 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 15 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, माना कि ये 18 मीटर, और ये सबसे टॉप माना कि कितना है 20 मीटर। तो ध्यान दीजिए, ये जो 3 मीटर चढ़ता है ये है पहला दिन, 1 डे, ये जो है ये है दूसरा दिन, ये है तीसरा दिन, ये है चौथा दिन, ये है 5वां दिन, ये है आगे पता नहीं क्या होगा, नहीं चलो वैसे ही लिख देते हैं, जैसे लिख सीक्वेंस समझिए, 6ठा दिन और 7वां दिन, पता नहीं कहाँ तक सही है, अब पता करेंगे। सुनिए, तो बोलता है कैमा दिन 20 मीटर पे चढ़ जाएगा, तो सुनिए, पहला दिन 3 मीटर चढ़ेगा, एकदम सही बात है, दूसरा दिन फिर 3 मीटर चढ़ेगा, एकदम सही है, तीसरा दिन 9 मीटर चढ़ेगा, एकदम सही है, चौथा दिन 12 मीटर चढ़ेगा, एकदम सही है, अब 5वां दिन 15 मीटर चढ़ेगा, एकदम सही है, और 6ठा दिन कैमा चढ़ेगा 18 मीटर चढ़ेगा, एकदम सही है। अब 6ठा दिन जब चलेगा, समझ में आ रहा है, 6ठा दिन जब ऊपर चढ़ेगा, तो 6ठा दिन में देखिए 6 डे में, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर समझिए 6 डे में कितना चढ़ा है 6वें दिन तक, तो 18 मीटर, समझिए। तो अब 6वें दिन ना जंप मारेगा, कितना 5 मीटर चढ़ेगा और तब 3 मीटर उतरेगा। तो भैया 18 मीटर है, 5 मीटर चढ़ेगा तो क्या हवा में उड़ेगा, हवा में छिपकली उड़ेगी नहीं ना, मतलब क्या हुआ, कहने के लिए 5 मीटर प्रश्न में है, अब की बार 5 मीटर नहीं 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा, जैसे टॉप पे चढ़ गया, ऊपर शिखर पे चढ़ गया, तो अब फिसलने का चांस है, फिसला फिसली खेल रहा है छिपकली, कौवा उड़ मैना उड़ लग रहा है, नहीं। इसके बाद क्या होगा, जस्ट 2 मीटर चढ़ेगा, और दोस्त 2 मीटर 20 मीटर, और 20 मीटर समझ में आ रहा है, 6वें दिन में काम हो रहा है, 6वें दिन में काम हो रहा है, जब 20 मीटर पे पहुंच जाएगा तब काहे फिसलेगा, फिसला फिसली थोड़ी हो रहा है, 20 मीटर पे गया अब नहीं फिसलेगा, इसका मतलब 6ठे दिन चढ़ेगा तो पक्का चढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6वां दिन, मतलब आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा दोस्त, आंसर डी होगा। चलिए अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। देखिए आपको 10वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक विद्यार्थी स्कूल जाने आने में अपने घर से स्कूल की दूरी 2 बार तय करता है, मतलब एक दिन में 2 बार जाता है, तो सही बात है, जाएगा तो आएगा ना, आना जाना 2 बार हुआ, 2 बार तय करता है। यदि घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर
625 मीटर हो तो 6 दिन में कितनी दूरी है। चूंकि के नियम है दोस्त, यूनिट लॉ है। बताइए इधर देखिए, इधर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है। देखिए 10 नंबर, ये क्या बोल रहा है, एक दिन में, इधर देखिए, एक दिन में कितना दूरी तय कर रहा है। तो एक दिन में 2 बार जाता है, एक बार जाता है, एक बार आता है। तो एक मतलब घर से स्कूल की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, 625 मीटर, मतलब 1.625 किलोमीटर है। तो समझिए 1.625 किलोमीटर है घर से दूरी। तो एक दिन में गया तो इतना सफर करेगा, आएगा तो क्या उड़ के आएगा, हवा में आएगा, नहीं आएगा तो इतना ही सफर तय करेगा। मतलब 2 से गुना कर दीजिए तो ये कितना होगा दोस्त, ये कितना होगा। देखिए 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, उसके बाद 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 1 2 1 3, ये इतना ही होगा ना, 1 2 3 1 2 3, मतलब 3.25 किलोमीटर एक दिन में यात्रा करता है दोस्त, एक दिन में यात्रा करता है। तो बोलता है 6 दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में इतना करता है, तो इसीलिए 6 दिन में कितना करेगा दोस्त, तो 3.250 इंटू 6 किलोमीटर। इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो सुनिए हम गुना करते हैं तब बताते हैं। गुना करने के बाद ये जो आया है दोस्त, ये आया है 19.5 और किस में, किलोमीटर में। लेकिन क्या अपना आंसर किलोमीटर में है, अरे नहीं है दोस्त, अपना आंसर किलोमीटर में नहीं है, अपना आंसर जो है वो मीटर में है। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 19 किलोमीटर प्लस 500 मीटर। समझिए 19.5 का मतलब 19 किलोमीटर में है, 500 मीटर में है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो बताइए 19 किलोमीटर है, इसको 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में कूद गए मीटर में, प्लस 500 मीटर और भी है तो जोड़ दीजिए, मीटर में मीटर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 19,000 मीटर प्लस 500 मीटर, तो कितना हो गया 19,500 मीटर हो गया। तो 19,500 मीटर कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। पक्का दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बताइए मजा आया ना, और मैंने बोला भी था ना सब सिखा दूंगा दोस्त, सब सिखा दूंगा। तो चलिए अब ये हो गया, अब बात करते हैं, आपको तो इंतजार है रिजल्ट की, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं दोस्त, बहुत कुछ सिखा देंगे। चलिए अब बताते हैं आपके रिजल्ट के बारे में, किसको कितना नंबर आया है, और अच्छा नंबर आया है दोस्त, घबराए ना, कम भी आया है तो डिमोटिवेट ना हो, कुछ नहीं होगा, इस टेस्ट में कम लाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कमियों को पता कीजिए, निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं दोस्त, निदानात्मक परीक्षण, कमियों को पता लगाना, कारणों का पता लगाना, और फिर उस पता पे क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, मतलब उपचारात्मक शिक्षण कीजिए। और आपसे अगर नहीं हो रहा तब आइए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा के ऑफलाइन बैच में 2 बैचें चलती है, एक सुबह 7:30 से 10 बजे और दूसरी 3:30 से 6 बजे, 2.5 घंटे की कम से कम क्लास होती है, और एक बैच को हम कम से कम 4.5 से 5 घंटा समय देते हैं, और वहाँ तो सब उतार देंगे। ये कई बार में न सिखा दिया ना, वो तांत्रिक है जो भूत उतार देते हैं, नहीं सीखने वाला भूत तुरंत उतार देते हैं। तो चलिए जिस पल का था हम सभी को इंतजार, वो पल आ चुका है, घबराए नहीं, आपका रिजल्ट सुना रहे दोस्त, रिजल्ट सुना रहे। चलिए शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन 10 था, प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 1 है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 10 है। पहला है शिवदत्त कुमार मालाकार, आपको 10 में 7 नंबर आया है, मतलब 10 की बात होगी हमेशा। अगली बात, संतोष कुमार 6 नंबर, राजी अहमद 4 नंबर, रंजीत रंजन 6 नंबर, पीएम यादव 7 नंबर, दयानंद 8 नंबर, शशि शेखर झा 7 नंबर, चंदा 8 नंबर, लालू प्रसाद 7 नंबर, दीपक कुमार 5 नंबर, रूबी कुमारी 7 नंबर, चंदा मदारपुर से 5 नंबर, हर्षा कुमारी 7 नंबर, पूजा भारती 8 नंबर, आरती यादव 7 नंबर, काशिफ रेजा 8 नंबर, आरती कुमारी धनौजा 6 नंबर, राजीव कुमार 6 नंबर, पार्वती कुमारी 7 नंबर, शाहजहां 6 नंबर, रोहित कुमार 7 नंबर, विकास राज, आप 8 ही क्वेश्चन बनाए हैं, विकास राज 8 ही क्वेश्चन, 8 में आपको 5 नंबर मिला है। पूरा क्वेश्चन बनाना रहता है, पूरा क्वेश्चन सही चाहे गलत सब बनाइए। अगला राम सुजीत सिंह 4 नंबर, मुन्ना कुमार 6 नंबर, जय कृष्ण 7 नंबर, आजाद सिंह 8 नंबर, धनुष कुमार 7 नंबर, कविता कुमारी 7 नंबर, सुप्रिया
7 नंबर, रामकृष्णा 6 नंबर, निशांत कुमार 7 नंबर, पीके स्क्वायर 7 नंबर, प्रवीण कुमार 4 नंबर 4, आरती कुमारी आपने 9 क्वेश्चन बनाया है, उस 9 में 4 सही है, मतलब 4 नंबर आया है 9 क्वेश्चन में। सतीश कुमार 7 नंबर, ज्योति यादव 6 नंबर, राजमणि सिंह 4 नंबर, दीपक राय 5 नंबर, पूनम कुमारी 5 नंबर, सोनी 6 नंबर, शोभेंद्र आप 7 क्वेश्चन, मात्र 7 क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें 3 गो सही हुआ है। सुरेंद्र सिंह 5 नंबर, नीतू राज 7 नंबर, बीके भानु 6 नंबर, सोनी कुमारी सुगापट्टी से आपको आया है 6 नंबर, मनोज कुमार 3 नंबर, सोनू 8 नंबर, पुरुषोत्तम 8 नंबर, विकास 5 नंबर, मुकेश कुमार यादव 7 नंबर, रवि प्रकाश 6 नंबर, मीना कुमारी 1 नंबर, प्रियंका कर्ण आप 9 क्वेश्चन ही बनाए हैं जिसमें 5 नंबर आया है। बेबी कुमारी 7 नंबर, निशा कुमारी 6 नंबर, पार्वती 8 नंबर, शीशम कुमारी 7 नंबर, गायत्री कुमारी 4 नंबर, अंजलि कुमारी 4 नंबर, विभा 6 नंबर, ओम शंकर 4 नंबर, विकास कुमार आपने 8 क्वेश्चन ही बनाया जिसमें 5 सही है। उसके बाद राजमणि 4 नंबर और आप हैं राजी अहमद 4 नंबर। तो ये थे आज के पार्टिसिपेंट्स जो टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे और काफ़ी अच्छा लगा दोस्त, आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस भाई को, इस चैनल को इतना प्यार करते हैं और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। जितना संभव होगा फ्री क्लास देते रहेंगे दोस्त, और कोई डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। कम ज़्यादा जिंदगी का रूल है भैया, कभी जीत कभी हार, कभी चिट कभी पट, ये सब होते रहता है दोस्त, होते रहता है। बस आज कमियों का पता कीजिए, उपचार कीजिए, कल सीटेट के एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। इसलिए अपनी कमियों पर ध्यान दें। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, आप पिछले कई बार टेट्स का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं और नहीं निकल रहा है, तो पक्का ज्वाइन कीजिए सार्थक सीटेट क्लासेस। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा अपने क्लास में उपलब्ध है, अपने क्लास में, समझ में आ रहा है ना। ये इकलौता सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा दे रही है। जैसे सीटेट एग्जाम लेगी ना, ठीक उसी तरह से सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर दिलाएंगे क्लासे रूम में भैया, बहुते कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ टाइमर उमर सब लगा रहेगा, जो सीटेट में होगा ना सब लगा रहेगा। बेहतरीन क्वालिटी देते हैं, रिजल्टो बेहतरीन देते हैं, आपके पीछे समय भी सबसे ज़्यादा हम ही देते हैं दोस्त। कोनो कोचिंग वाला इतना नहीं देगा, कोई कोचिंग वाला नहीं देगा। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और इससे पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा तब मेरे पास आया होगा तो आपको पता होगा, कोनो मास्टरवा नहीं समय देगा, इतना नहीं देगा। मैं समझ रही, एक बैच के पीछे 5 घंटा देना, केवल 2 बैच पढ़ाते हैं। हम भी चाहेंगे तो 6 बैच बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 6 बैच बनाना मेरे लिए कोई बात। लेकिन भैया समझ में आ रहा है ना, 2 ये बैच ठूस ठूस करके पढ़ाइए, समझ में आ रहा है। अगर एक बैच में 100 बच्चा है तो 90+ रिजल्ट की गारंटी हमारी रहती है, चाहे बच्चा को कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो। जिसको नहीं आता है उसको सिखाने का तो मजा ही कुछ और है दोस्त, क्योंकि धारा के विपरीत तैरने में जो मजा है, और तैरना उसी को बोलते हैं, तैराकी उसी को बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो अपना काम वही रहता है। और यकीनन आपको टेस्ट अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी भेजें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है दोस्त। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम के 7 बजे इसी चैनल पर अगली क्लास लेकर के दोस्त, अगली क्लास लेकर के। तब तक दोस्त सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।